बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो पाकिस्तान भर में जारी हैं। कोरोना केसेस के हवाले से बहुत सी अपडेट्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक और अहम चीज़, आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हार्ट डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस डे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बारे में ज़रूर पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कितना ज़रूरी है सेहतमंद दिल एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज बढ़ती जा रही है बीमारी की, वो हार्ट से रिलेटेड है, बी इट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। एंड आई थिंक आज जितने भी सेमिनार्स होंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर इस पर बात होगी, आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी। हमेशा ऐसे नहीं होता कि इलाज ही कराना होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना होगा, जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जी हाँ, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हमें वो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, एज अ प्रोवर्ब यूज होता है, जो मिनी हार्ट अटैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ आ रहा है, बीपी अप एंड डाउन जा रहा है, चाहे वो ऑपोजिशन की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है। एग्जैक्टली। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। शहबाज शरीफ को कल जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वज़ीर आज़म मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। उनके इस बयान में कितनी हकीकत है? नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निज़ाम ने APC की करारदाद की तौसीक की है। मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए APC के फैसले पर अमल होगा। शहबाज शरीफ भाई का वफादार ही रहेगा। भतीजी ने चचा की सियासत का बाब बंद कर दिया। वाज़ेह हो गया, शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी कानूनी जंग हार गई। शिबली फराज बोले, असासों के जराए बता दें तो केस खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नून लीग का गढ़ लाहौर था, सारा बजट लाहौर पर लगा दिया। सिंध से जीतने वाले कराची के लिए काम नहीं करते। मुल्क लूटने वालों के लंदन में महलात हैं। इमरान खान ने महमूद और बाजोड़ में सड़कों का इफ्तिताह भी किया। डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग्स हफ्ते के 4 दिन खोलने का फैसला। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म से आज मुलाकात मुतवक्के। अमेरिका में नस्ल परस्ती में इजाफा क्यों? अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे जारी। नस्ल परस्ती का रुझान और तशद्दुद की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे आज मनाया जा रहा है। दिल को मनाने का मकसद दिल के बढ़ते हुए अमराज के मुनासिब इलाज से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना है। नामवर गुलकारा नसीम बेगम की 49वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नसीम बेगम ने 1960 से 1964 तक बेहतरीन खातून गुलकारा के तौर पर 4 नेगार अवार्ड जीते। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे बड़ी खबर कल से लेकर आज तक यही है कि लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस, आमदन से ज़ायद असासाजात केस में अबूरी जमान खारिज होने पर अपोजिशन लीडर को नैब ने गिरफ्तार कर दिया। और फिर ये 2 रुकनी बेंच था जिसके तहत ये समाअत हो रही थी, और समाअत तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही, विच इज़ इटसेल्फ अ न्यू थिंग कि मुसलसल समाअत जो है वो चल रही थी। दलाइल हुए, अब दोनों तरफ से ये दलाइल दिए गए, और नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नैब तैयार होकर आई है कि जैसे ही जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होगी ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, जुमे के रोज भी यही सूरत हाल थी और कल भी यही देखने में आया कि नैब तो भरपूर तैयार थी, लेकिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। और जब अदालत ने फैसला सुना दिया तो शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम आमदन पर टैक्स अदा किया है और उनका ऑडिट भी करवाया है। नैब 20 साल बाद टैक्स रिटर्न्स को नहीं मान रहा। 26 करोड़ रुपए का फ़र्क नैब निकाल नहीं सकता, इसलिए आमदन नहीं मानता। ऑब्वियसली ये तमाम मामला इस पर बहस हुई और शहबाज शरीफ ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया कल, और खुद रोस्टम पर वो आ गए और कहा कि 12 साल टैक्स अदा करने के बावजूद ज़मानत में तौसीक़ के लिए अदालत के सामने खड़ा हूँ। किसी कंपनी से एक ढेला मेरे अकाउंट में नहीं आया, अगर एक ढेला भी आया तो मैं अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले लूँ। और यहाँ तक भी उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बातें की हुई हैं कि एक ढेले की करप्शन भी साबित हो गई तो मैं अपने आप को खुद ही नाअहल भी कर दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। और नैब 250 साल कितने होते हैं, 2.5 अरब
2.5 सदी मेरे ख्याल से, 2.5 मतलब सदी नामुमकिन है। मैं हमेशा पता नहीं क्यों मैथ्स कैलकुलेशन में पड़ जाती हूँ, फिर अबूज़र मुझे करेक्ट करते हैं अक्सर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कल ये सिनेरियो सिर्फ अदालत के अहाते तक नहीं रहा, जहाँ कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। रिएक्शंस जो हैं वो PMLN ख़ासतौर पर अगर हम जिक्र करें, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की तरफ से जो है वो फ़ौरन से ये न्यूज़ आ गई कि एक मीटिंग बुला ली गई है, तमाम मरकज़ी क़यादत जो है वो आपस में बात करेगी, बैठेगी, डिसाइड करेगी, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम PMLN का ही जिक्र कर लेते हैं, जिसमें लंदन में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबसे पहले अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने APC का जिक्र किया कि APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा, ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, क्योंकि APC से लेकर अब तक और आज जो है वो 29 तारीख है, यानी कि 9 दिन के अंदर अंदर 12 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर PMLN की जानिब से ये कहा गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया कि गिरफ्तारियां अब होंगी, हुकूमत हमें रोकने की कोशिश करेगी, और PMLN ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम चीज़ जो है वो हुकूमत के खाते में डाल दी। बिल्कुल, और ये भी मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ये एक्सपेक्टेड था, और शहबाज शरीफ भी ये कहते रहे हैं, नून लीग की तमाम पार्टी के रुकन लीडरान ये कहते रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड क्यों है? शायद केस की वजह से, या फिर जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, जो भी है ये तमाम मामलात हैं, देखने होंगे गवर्नमेंट को भी, इसके साथ साथ इदारों को भी। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वहाँ पर अपना इलाज कराने की गर्ज से वो गए थे, लेकिन अब कुछ दिन से वो पॉलिटिकली भी एक्टिव दिखाई देते हैं। जिस तरह से APC में उन्होंने 50 मिनट से ऊपर का खिताब किया, और कल भी उन्होंने एक मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग, और आइंदा भी चंद दिनों में वो यही एक्सपेक्टेड है कि वर्चुअल मीटिंग्स करते रहेंगे। कल उन्होंने कहा क्या इस गिरफ्तारी के रिस्पॉन्स में, वो आपको दिखाते हैं। बहुत मैं तो कह चुका हूँ अपने APC की स्पीच में कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है, और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे, ना मानेंगे। हम इसे तस्लीम नहीं करते। मियाँ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, और इसी के साथ फिर मरियम नवाज साहिबा ने कल पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ पर तनकीद हो रही थी, वो चाहे गवर्नमेंट हो, अदलिया के बारे में उन्होंने बात की, इदारों के बारे में उन्होंने बात की, और कहा कि ये नून लीग का हौसला पस्त नहीं कर सकते इस तरह के डिसीजंस लेकर, और गवर्नमेंट का खास तौर पर वो खुलकर बोलूं। बिल्कुल, अब मरियम नवाज ने भी बोला, और मेरे ख्याल में एनीवेज जब ऐसे अदालती फैसले आते हैं तो जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो वो उनको कभी पसंद नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज और तक। ये बहुत से तज्ज़ियाकार कहते हैं कि हक में फैसला आए तो तारीफ होती है, खिलाफ यही इदारे होते हैं, यही आपके अदलिया होती है जिनकी तारीफ भी कर ली जाती है, लेकिन ये एक अलग सेपरेट मामला है, सियासत भी इस पर होनी है ऑब्वियसली। तो सियासी बयानात क्या दिए कल मरियम नवाज ने, वो भी आपको दिखाते हैं। नवाज साहबा ने जो कहा वो भी आपने देखा, और ऑब्वियसली फिर इसके बाद रिस्पांस भी आना था। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई शिबली फराज और दीगर वज़रा की जानिब से, और इसके अलावा शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साथ साथ वज़ीर रेलवे बड़े दबंग हैं, बड़ा बोलते हैं वो हमेशा से, कोई भी हो। अभी तो चंद दिन पहले उन्होंने पेश गोइयाँ भी करते हैं, और चंद दिन पहले उन्होंने 10 सवाल भी कर दिए थे नून लीग से। उन्होंने कहा है कि मेरे तो 10 सवालों के जवाब नहीं आए, और साथ उन्होंने एक एडिशन इसमें कर दिया है कि ये जो मामला ऑब्वियसली वो पेश गोइयाँ तो कर रहे थे, गिरफ्तार होंगे शहबाज शरीफ साहब, और इसी वजह से इशू भी बना है। वो ये भी कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में आप देखें जेलें भरी जाएंगी। मजीद उन्होंने भी गिरफ्तारियों के हवाले से, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने कल उठाया, उन्होंने कहा ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रहा हूं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत मंसूख क्यों हुई, क्या केस जाली है या केस साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आपको दिखा, आज मरियम साहबा ने सारी तकरीर अदलिया के खिलाफ की, नैब के खिलाफ की, और इस बंदा नाचीज शेख रशीद के खिलाफ की। जो फैसला उनके हक में हो वो उनको कबूल है, जो खिलाफ हो ना कबूल है। ना नवाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं दिया, और वो ये कहती हैं कि ये लग़्व हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। फिर कहता हूँ दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा। ये बैरूनी इशारों पर अंदरूनी सिक्योरिटी को डिस्टेबल करना चाहते हैं, धरना दें, इनको लग पता जाएगा। लाएं स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, लाएं इमरान खान के खिलाफ इत्माद, इनको
इनको पता लग जाएगा। ये कब तो शेख रशीद साहब ने भी कहा, ऑब्वियसली उन्होंने तनकीद की मरीम नवाज पर, और साथ उन्होंने कहा कि सवालात जो हैं वो भी नहीं उनके जवाब मिले, ना ही अभी ये जवाब मिल सक रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया, नवंबर दिसंबर में क्या होगा वो तो नवंबर दिसंबर में जाकर ही हम बता सकेंगे। लेकिन ये सिलसिला मुझे लगता है आइंदा चंद दिनों में जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जानिब होगी, फिर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिप्लाई आएगा, फिर उसके बाद कल यही चल रहा था, मतलब एकदम न्यूज आ रही थी कि इस जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर पीटीआई के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इवन प्रोग्राम्स में भी काउंटर चल रहा था, मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे और पीटीआई के लोग भी थे जो आपस में बात कर रहे थे। अब इसमें अगर हम जिक्र करें कि फवाद चौधरी साहब का, जो हमेशा बात करते हैं, वोकलिस्ट हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखते हैं, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्लेन करते हैं, कल इस इशू पर उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। यह है कि शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी खुशाइंद है, ये एक संग मील है उस तरफ कि जो पाकिस्तान के अवाम से वादा था तहरीक इंसाफ का कि हम जो पैसे बाहर गए हैं वो वापस लेके आएंगे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस तकरीबन 1 साल से तकरीबन 9-10 महीने से जो है वो चल रहा था। बड़ी इसके ऊपर मेहनत हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी हुई है। 41 वॉल्यूम की एविडेंस है शहबाज शरीफ साहब और बाकी फैमिली के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ का ये वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि ये पैसा वो वापस लाएंगे, और आज जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है वो इस ज़मन में एक बड़ी पेशरफ्त है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको ये पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये तो देखिए सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है, तो ये जो सारे इदारे हैं, जो कवानीन हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तो सारे आपके अपने लगाए हुए लोग हैं, आपके अपने बनाए हुए कवानीन हैं। पीटीआई के कोई इल्ज़ाम देना तो वैसे ही दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं पीटीआई को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारा ना तो इन केसेस से लेना देना कुछ है, ना ही हमने ये केसेस शुरू किए थे, ना ही नैब का हमसे लेना देना कुछ है और वो एक गैर जानिबदार इदारा है, ना ही अदलिया हमारे मौक़िफ़ को सामने रखते हुए कुछ डिसीजन लेती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीएमएलएन से रुकन हैं सूबाई असम्बली कंवल लियाकत साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवल साहिबा। जी अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम इसी पर बात करेंगे, पीएमएलएन और पीटीआई जो आपस में कल से क्रॉस टॉक्स चल रही हैं, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मद में हैं, वो चाहे प्रोग्राम्स की मद में हैं, क्या कहेंगी आप? कल मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि इदारों को, अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की कल की होने वाली एक सियासी गिरफ्तारी को कंडेम करती हूँ। दूसरी बात ये कि हर इस मुल्क में अगर जमहूरी निज़ाम की मजबूती चाहते हैं तो सबको जवाबदेह होना पड़ेगा, सब लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। जिसने जो किया है उसे उसका जवाब देना होगा। और दूसरा, अभी मैं सुन रही थी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी हमने वादा किया था कि गिरफ्तारियों का भी, कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे और बाहर से पैसा लाएंगे। तो भाई ये क्यों भूल जाते हैं? इन्होंने ये भी तो वादा किया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, इन्होंने ये भी तो वादा किया था कि हम गरीब अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने ये भी तो वादा किया था कि पुलिस में इस्लाहात लेके आएंगे। आज कहाँ नजर आता है आपको? कहीं पुलिस रिफॉर्मिंग नजर आती है? पुलिस के इदारे को तो इन्होंने यूज किया है, नैब के इदारे को ये यूज कर रहे हैं सिर्फ उन आवाजों को दबाने के लिए। आपकी बात ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नेंस के बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम इस केस की अगर बात करें, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग को? क्या ज़मानत जो है उसकी तौसी होनी चाहिए थी? क्या ग्राउंड्स जो हैं आपको लग रहा है वीक थी जिस बात पर ज़मानत मुस्तरद हुई? इशू क्या आपकी नज़र में ज़्यादा है? देखिए, मैं ग्राउंड हमारी बिल्कुल मजबूत ग्राउंड थी, और सबसे बड़ी बात ये कि पकड़े उसे जो भागता हो, जो चोर होता है वो भागता है। भाई हम लोग तो पिछले 2 साल से, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हम लोग तो उस वक्त से हम अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, हम अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को भी फेस कर रहे हैं, हम तो कहीं नहीं भागे, हम तो वहीं खड़े। और रही बात मियां शहबाज शरीफ की, तो वो मैन ऑफ कमिटमेंट है, उसकी जुबान का, उसके किरदार के मुतालिक पूरी दुनिया जो है वो जानती है। तो जब एक केस में भी वो पेश हो सकते हैं तो वो हजारों में भी हो सकते हैं, और हम इन केसों से बिल्कुल डरने वाले नहीं है। हाँ, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया कि नहीं सुनना चाहते ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोग उन आवाजों को जो अवाम की आवाज हो। ये महंगाई पे बात करने वाले बंदे को पसंद नहीं करते हैं, ये नहीं पसंद करते कि
कोई अवाम की तर्जुमानी करे और अपोजिशन लीडर जिस अच्छी तरह से वो इस सारी सिचुएशन को बयान कर रहे थे, एक आम आदमी की आवाज बन रहे थे, तो डेफिनेटली ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ये केस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू नहीं किया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कराई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नैब पर हमारा कोई जोर चलता है, नैब एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। अब ये कहिएगा कि जो एपीसी में डिसीजन हुए ये बार बार हर प्लेटफॉर्म पर हर मरकजी क़यादत का जो नुमाइंदा है वो यही कह रहा है कि उस पर अमल दरामद होगा। अब आप ये बताइएगा कि पंजाब से इस तहरीक को लीड कौन करेगा? पंजाब के जो ऑपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज, वो भी 13-14 महीनों से जेल में हैं। अब शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो गए, तो कौन लीड करेगा? क्या मरियम नवाज साहिबा लीड करेंगी इस तहरीक को? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हम लोग, मैं आपको बताऊं कि मरकजी क़यादत से लेकर और मुस्लिम लीग नवाज के एक यूनियन कौंसिल लेवल के वर्कर तक जो है वो इस बात पे कमिटेड है कि हम एपीसी के किए हुए तमाम फैसलों पे हम बिल्कुल कारआमद देंगे, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, करवाएंगे। और रही बात लीड करने की, तो आप मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत की सूरत हाल आवाम के सामने है। शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने अगर अंदर बंद भी कर दिया तो वो हमारे पॉलिटिकली एक्टिव लग रहे हैं। मियां साहब अच्छे हेल्दी लग रहे हैं। कल जो उन्होंने मीडिया से बात की, एपीसीसी में खिताब किया, वो तो माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहे हैं, हशाश बशाश लग रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे और वो बिल्कुल ठीक ठाक मजीद बेहतर हो। उनकी हेल्थ की सिचुएशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ना ही जब वो यहाँ से गए थे तो मरीम नवाज जी फिलहाल जो नजर आ रहा है, हमजा शहबाज बीमार है, अंदर है, शहबाज शरीफ साहब भी अंदर है, तो मरियम नवाज है। मरियम नवाज लीड करेंगी। कमल याकूब साहिबा, आपने इस तरह से बताया और इसके अलावा ये भी बताया कि जो उनके साथ दीगर पार्टी लीडर्स भी होंगे, लेकिन लीड करना बेसिकली मकसद होता है। लीड तो एक ही करेगा, वो मरियम नवाज करेंगी, बाकी उनके साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच कमल याकूब साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और बताया आपने कि इस वक्त नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तमाम केस से और फिर गिरफ्तारियों से। तो ऑब्वियसली जहाँ पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग जब सवाल करती है तो जवाब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आना भी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर क्या कहती है, इसके लिए हमने रब्ता किया है। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इतने सवालात जब किए जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिफेंडेंट तो हो जाती है कि अब हम क्या करें। डिफेंड करना ऑब्वियसली नैब को या अदालत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम डायरेक्टली ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर लगता है और फिर कहीं ना कहीं नैब जो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बाइसनेस और अनबाइसनेस के, फिर मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा अगर अदालत ही ये कहते हैं, गिरफ्तार हो तब तक असल बात ये होती है कि पीटीआई के ऊपर जो केसेस हैं, वो चाहे वीट स्कैंडल हो, शुगर स्कैंडल हो, वो सब्सिडी का स्कैंडल हो, वो एक लंबी लिस्ट है। वो बीआरटी की बात कर लें आप, या इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो उसकी भी फहरिस्त है। फिर लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलीम खान को गिरफ्तार किया गया था, सप्तान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो तब भी फिर कहते थे कि देखें जी हमारे भी तो हम वज़रा गिरफ्तार हुए हैं। तो बेसिकली ये इक्वल करने का मकसद नहीं होता। बेसिकली अगर केस ऑन मेरिट है तो फिर गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो नून लीग का हो, पीटीआई का हो। टाइमिंग्स बड़ा मैटर करती हैं। अक्टूबर का फर्स्ट वीक एपीसी में ये अनाउंस किया गया कि प्रोटेस्ट का एक पूरा सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे हम। लेकिन उससे पहले ही आप देखें कल को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी फर्द जुर्मायत हो गई। फिर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर रखा है। तो वो ये जो टाइमिंग्स है ना, शायद ये भी गवर्नमेंट की फेवर में नहीं जा रही। वो चाहे फेयर तरीके से ही हो रहा हो या जो भी सिनेरियो अनबाइज्ड ही चल रहा हो, बट कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या गिरफ्तारियां होती हैं। बाकी जो शेख रशीद कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, हो सकता है कि नहीं। रमेश कुमार साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, जो कल शहबाज शरीफ साहब की जमानत मुस्तरद हुई है, ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही कह रहे थे कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पेशगोई की जा रही थी हुकूमत की तरफ से भी कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सब कुछ मालूम था, इसकी हकीकत क्या है? मुझे ये तो पता नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर मैं समझता हूँ ये लीगल एक प्रोसीजर है। अगर लोग इस तरीके से पूरा ज़मानत के ऊपर केस सही है या गलत है, ये तो एहतसाब अदालत फैसला करेगी, कोर्टें फैसला करेंगी। मगर लंबी ज़मानत के ऊपर चलना और फिर वो केस की प्रोसीडिंग नहीं चलना, ये गलत है। तो इस वजह से जो है वो गिरफ्तारी को इतनी बड़ी चीज़ जो समझा जा रहा है वो ऐसी चीज़ नहीं है।
मगर फिर भी जो है वो इस चीज़ों को, जो भी केसेस हो, एहतसाब का निज़ाम मजबूत होना चाहिए। और चाहे वज़ीर आज़म हो, एक्स वज़ीर हो, चाहे और कोई हो, कोई फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हो, मगर कम से कम एक एहतसाब का निज़ाम जो है वो ज़रूर मजबूत होना चाहिए। मैं इस फेवर में ज़रूर हूँ, मगर लंबा नहीं चलना चाहिए जैसे माजी में होते रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल वो चीज़ें। ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की कि लंबा नहीं चलना चाहिए और क्विकली एंड स्पीडी डिसीजन होना चाहिए। फर्द जुर्म आयद हो, केस चले और उसके बाद डिसीजन आ जाए। आपने साबिक वज़ीर आज़म का जिक्र किया, अभी मैं कवल लियाकत साहिबा से भी ये बात कर रही थी कि वो भी कह रही थी कि मियाँ साहब जो हैं वो सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। हमने कहा कि नज़र आ रहे हैं जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब जबकि अपोजिशन लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया और ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं या वापस आएंगे? मैं नहीं समझता कि जल्दी वापस आएंगे और मुझे उम्मीद कम है कि ये वापस जल्दी मियाँ साहब आएंगे। और मियाँ साहब को आना चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर एब्सकॉन्डर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जी। और उसके बावजूद भी जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। एक उनको इजाज़त दी गई, वैसे यहाँ पे माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि किसी को इस तरीके से इजाज़त दी जाए। और हुकूमत, आपको पता है कि हमारी पीटीआई का स्टैंड क्या रहा है, उसके बावजूद भी इनकी तबीयत को देखते हुए एक इजाज़त दी गई, मगर उन चीज़ों को उन्होंने नहीं लिया। कोर्टों को अहमियत नहीं दी, रियासती इदारों को अहमियत नहीं देना, या नैब के बाहर अगर जाएं तो इस तरीके का प्रोटेस्ट करना, कोर्ट में जाएं तो हज़ारों लोगों को इकट्ठे लेके जाना, ये चीज़ें गलत है। गिरफ्तारियों का मौका ये खुद देते हैं, इस वजह से खुद देते हैं कि इनको या तो एक डिसिप्लिन के साथ जाएं, कोर्ट बुलाए, या आप उनको एहतसाब अदालत बुलाए या नैब बुलाए, तो कम से कम डिसिप्लिन के साथ जाएं, गाड़ी में जाएं, उसको फजीलत से जवाब देकर आएँ, तो फिर गिरफ्तारियां भी नहीं हो। मगर कोर्ट जाएं तभी हज़ारों लोग इकट्ठे लेके जाएं, अगर नैब जाएं तो फिर भी पथराव करें। ये खुद मौका देते हैं उन इदारों को कि भाई आप हमें गिरफ्तार करके जो है वो पेश करें। तो मियाँ साहब तो मैं समझता हूँ कभी भी मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब आएंगे। अभी मैं कम उम्मीद समझता हूँ। मियाँ साहब चाहता है कि और भले सारे गिरफ्तार हो जाएं और वो नहीं आए। ठीक है रमेश कुमार साहब, आपके मुताबिक मियाँ साहब अभी वापस नहीं आने वाले, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत मुखालिफ जलसे जो हैं वो तो करने जा रही है अपोजिशन, लेकिन साथ साथ अपोजिशन ये भी कहती है कि आसिफ ज़रदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हमजा शहबाज जो हैं ऑलरेडी अंदर गिरफ्तार हैं, शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मौलाना फजल रहमान को नैब ने बुला लिया। एक तरफ ये ऐसे लग रहा है कि प्रेशर भी आ रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत की थी कि कोई इसमें हुकूमत का लेना देना नहीं है, लेकिन जो बात की जा रही है अपोजिशन की तरफ से उसके मुताबिक ही काम हो रहा है कि जो कहा गया गिरफ्तार हो जाएंगे, वाकई गिरफ्तार हो रही हैं या आइंदा दिनों में हो जाएंगे। जरदारी साहब का केस माजी से चल रहा है और टाइम कोई मैच हो जाना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। शहबाज शरीफ खुद ही कह रहे हैं उसका केस भी जमानत के ऊपर था। मौलाना साहब से अगर नैब पूछ रही है तो आप कह रहे हैं कि एपीसी के बाद हुआ है। मैं समझता हूँ अगर उसकी नोटिस की डेट देख लो तो बहुत पहले की है। बाकी रही बात शेख रशीद का, शेख रशीद साहब तो देखो ना ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वो लाजमी ऐसी स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर तो मेरा कोई तबसरा नहीं बनता है और नहीं मैं करूँगा कि जून, वो तो हमेशा कहते हैं, पहले कहते थे जून में, अभी कहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे इस तमाम सिनेरियो के ऊपर कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या समझती है, क्या सोचती है। अभी एक ब्रेक, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त नैब के ज़ेर हिरासत हैं और हमारे नुमाइंदा साउथ बट इस वक्त नैब दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हमेशा से उन्होंने तमाम इस तरह से रिलेटेड तमाम स्टोरीज़ को कवर भी किया है, तो हमने सोचा कि उनसे हम जानते हैं कि हाल वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम साउद, कैसे हैं आप? अबूज़र वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। सऊद, लास्ट टाइम हमने जब आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब पहुंचे नैब के दफ्तर तो उन्होंने पूछा था कि मेरा कमरा कहाँ है। इस दफ़ा आपने पहले ही बता दिया कि इस दफ़ा हवालात नंबर 10 है। इस दफ़ा कोई सवाल जवाब हुए या नहीं? अबूज़र कल जब शहबाज शरीफ आए हैं तो ज़राए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं। नैब के आला हुकाम से यहाँ पर पहुँचते ही
जब मुलाकात करवाई गई तो शहबाज शरीफ को काफ़ी गुस्सा चढ़ा हुआ था और शहबाज शरीफ ने आते ही कहा कि अब बताएं कौन से हवालात में मैंने जाना है। लास्ट टाइम जब उनको गिरफ़्तार किया गया था सन 2018 में अक्टूबर का एग्जैक्टली ये महीना था, उस वक्त आशियाना इकबाल केस था और जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तब उनको दिखाए गए थे। पहली दफ़ा शहबाज शरीफ ने नैब हवालात देखे थे, तब उनको हवालात नंबर 2 में रखा गया था। अब हवालात तो उन्होंने देखे हुए थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका नंबर क्या है, तो आते ही बड़े गुस्से में कहा कि मुझे मेरा हवालात बताएं। नैब तफ्तीशी टीम ने कहा कि आएँ आपको आपका सेल दिखाते हैं। इस दफ़ा उनको हवालात नंबर 10 दिया गया है। फुटेज आप देख सकते हैं जो टीवी पे फ्लैश की जा रही है, एग्जैक्टली जो नैब हवालात बनाए गए हैं उसमें एक राहदारी है, 7 जेल्स राइट साइड पर है, 7 जेल लेफ्ट साइड पर हैं। इन हवालात में जो 10 नंबर है वो एग्जैक्टली राइट साइड पे तीसरा जो सेल है वो बनता है। शहबाज शरीफ के लिए जो सेल है, आम जिस तरह लोगों को पकड़ा जाता है, हाई प्रोफाइल केसेस के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, इसी तरीके से आम ये सेल है जहाँ पर शहबाज शरीफ को रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था, उनको डे केयर सेंटर को सब जेल का दर्जा देते हुए वहाँ पर उनको मुंतकिल किया था। यानी कि इसका मतलब कोई कमरा नहीं होता, ये हवालात ही हैं जो एक कॉरिडोर टाइप है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं और इन्हीं सेल्स में हाई प्रोफाइल केसेस में जैसे अब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं तहकीकात के लिए तो वो यहीं रखे गए हैं। और अब हम देख रहे हैं इस कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर कंबाइंड वॉशरूम्स हैं, तो इसका मतलब कोई सेपरेट वॉशरूम नहीं है, कोई अलग से फैसिलिटी नहीं है। नहीं सिमल, बिल्कुल कोई सेपरेट वॉशरूम नहीं है। 14 जेल्स के लिए 3 डेडिकेटेड वॉशरूम्स हैं जो राहदारी जहां पर ख़त्म होती है वहां पर बिल्कुल सामने बनाए गए हैं। पहले सेल्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट वॉशरूम्स हैं वो अवेलेबल थे, लेकिन सन 2017 में जब डीजी नैब लाहौर यहाँ पर तबादला हुआ उन्होंने आते ही इस चीज़ का एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि सेल के अंदर वॉशरूम होना इंतहाई गलत बात है, वहाँ पर सफाई का निज़ाम ठीक नहीं रहता। इसके लिए तमाम सेल्स के अंदर से वॉशरूम ख़त्म कर दिए गए थे और अब कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं जितने भी नैब सेल्स के अंदर रहने वाले कैदी हैं। 10 बाई 12 का एग्जैक्टली ये सेल है और हर सेल के अंदर एक 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है, वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है। 24/7 ऑडियो भी जा रही है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर जो सेल में रहने वाले शहबाज शरीफ कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग्स नैब की विजिलेंस तो कोई और फैसिलिटीज मिलती है? जब सब यहाँ पर आए तो सबसे कि सारा दिन बस बैठे रहें जब तहकीकात का वक्त आए तब जाए, कुछ फैसिलिटीज होती है? बुक्स भी मंगवाई थी, कोई स्पेशल अपनी चेयर भी घर से मंगवाई थी, ये भी देखा हमने। जी अबूज़र, कल जब शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप किया तो नैब टीम ने कहा कि आपको अगर खाना वगैरह चाहिए तो हम आपको नैब का खाना प्रोवाइड कर देंगे। बड़े गुस्से में जवाब दिया कि नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरी दवाइयाँ और मेरा जो परहेजी खाना है वो घर से मंगवा दें। जब नैब टीम ने कॉल की कि आप तमाम तर सामान पहुंचा दें तो शहबाज के अंदर है, लेकिन कोशिश ये की गई है जो हवालात नंबर 10 है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हवालात नंबर 3 है, उसको खाली रखा गया है ताकि कम्युनिकेशन आपस में ना होती रहे और थोड़ा उसको मिनिमम रखा जाए। साउथ बट बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो आई थिंक ही इज एट ईज नाउ, क्योंकि उनको अब कुछ अरसा जो है वो नैब के हवालात में ही रहेंगे। उन्होंने चेयर भी मंगवा ली, बुक्स भी मंगवा ली और अब वो वहाँ पर जो है आज बहरहाल उन्होंने एहतसाब अदालत ज़रूर पेश किया। बिल्कुल। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो इंतजाम हैं वो बेहतर हों और कोई भी हाई प्रोफाइल हो या फिर कोई आम शख्स हो जो कि नैब की ज़िरासत हो उसको एक अच्छे माहौल में जगह पर रखा जाए, क्योंकि इस तरह से जब आप गिरफ्तार होते हैं तो वहाँ पर ये भी सवाल उठते हैं कि वहाँ पर क्या सहूलियात है। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब सीजन चेंज हो रहा कोई भी सीजन हो, जब चेंज हो रहा हो, हाँ, क्योंकि सेल्स लग जाती हैं, वो ऑफ सीजन सेल हो या प्री सीजन सेल हो, लेकिन इन सेल्स में मुझे लगता है कि हम अपना टेम्परामेंट खोते जा रहे हैं। मतलब आई हैव स्टॉप्ड शॉपिंग जब ब्रांड्स पर सेल लगती है और उसकी रीजन अबूज़र मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी। मुझे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। मैं आपको वो रीजन दिखाना चाहूंगी कि सेल्स के सीजन में मैं शॉपिंग करने नहीं जाती। ये देखें, तो बेसिकली ये फिर वही हुआ जो कि पहले भी ऐसी हमने कुछ वीडियोस देखी थी। जैसी सेल लगती है तो सामने आ जाता है जी एक बड़ा क्राउड खवातीन का और एक शख्स है जो कि बॉक्स में कुछ कपड़े लिए खड़ा है और जैसे उसने वो सामने खोलना है तो किस तरह से एसओपीज को तबाह बर्बाद करते हुए एसओपीज कोरोना कोई नजर नहीं आ रहा। देखें जो कि मतलब अभी कुछ दिन पहले की ही है, मतलब 1-2 दिन पहले की है, वीकेंड की आई गेस। खवातीन ने मास्क यहाँ पहने हुए हैं, मतलब वो नाक से उतार के यहाँ किए हुए हैं। और अभी आप देखिएगा इसी वीडियो में जब ये शख्स बॉक्स ऊपर लेकर ऊपर कर रहा है कि कोई उठा ना ले तो उससे जो है वो खवातीन के हाथ में आ जाएगा और छीना झपटी
फ्री नहीं अबू सर, मतलब 50%, 30%, 40% फ्लैट सेल होती है, आप अपने हाफ पैसे जो है वो बचा लेते हैं, बट क्या फायदा ऐसे ब्रांडेड कपड़ों का जिनकी सेल्स के दौरान आप ये भूल जाएं कि आप पढ़े लिखे हैं। ऑनलाइन का भी है इन सब ब्रांड्स के, ऑनलाइन असल में सोल्ड आउट होता है सब कुछ। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट हर आर्टिकल के ऊपर सोल्ड आउट लिखा होता है, तो सब खवातीन ये चाहती हैं। तो बेसिकली ये सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है शायद नीयत नहीं भरती है, आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट इन द लेकिन ये रवैया थोड़ा बहुत ही कस्टमर थोड़ा सा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहिए नॉर्मल। और ये वो सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े लिखे लोग जाते हैं, और खवातीन अगर इस तरह की हरकतें करती हैं तो जेन्युइनली मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसी अफसोस के ऊपर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें, फिर हम मिलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक ऐसी स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम भूले नहीं हैं और जिसको हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि मोटरवे ज़्यादती केस जिसने हर शख्स को, हर खातून को, हर मर्द को ना सिर्फ नफ्सियाती तौर पर डिप्रेस कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बल्कि ये एक जोश और एक एनर्जी दी कि हमें फैसला लेना है, हमें इंसाफ लेना है। लेकिन इंसाफ तो तभी मुमकिन होगा ना अबू सर जब मुल्जिमान पूरी तरह से पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, जब मुल्जिमान पकड़े जाएंगे और आबिद मल्ली जो कि मरकजी मुल्जिम है जब वो पकड़ा जाएगा। आंख मचोली अभी भी जारी है मुल्जिम के साथ, और आबिद मल्ली मुख्तलिफ भेस बदलकर, मुख्तलिफ शक्लें बदलकर, मुख्तलिफ इलाकों में रहकर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया, और बहुत सी टीम्स बनी हैं और 21वें रोज़ में अब ये मामला चला जा चुका है और अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। वजह क्या है? कमेटियाँ बनी, टीम्स बनी, लेकिन CCPO साहब जो हैं वो हर जगह पर जाकर माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत से इल्ज़ामात भी हैं। साथ उनके ऊपर ये भी है कि भाई आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं वहाँ कि इरफान मलिक, इरफान बताइएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है? 21 रोज़ हो चुके हैं और यही कहा जा रहा है कि अभी भी कोशिश जारी है। कोशिश कब तक जारी रहेगी? देखिए, जो पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं उसके ऊपर तो जो है ये कहना जो है वो कबल वक्त ना होगा कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो उससे कुछ खातर खा जो फ़ायदा अभी तक हासिल नहीं हो सका। और सबसे बड़ी जो इनकी पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली है उसमें ये है कि आपने काउंटर टेररिज्म फोर्स और पुलिस की दीगर जो इन्वेस्टिगेशन टीमें इस काम के ऊपर लगा दी हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसके ऊपर लग गए, लेकिन इसकी कोई ज्वाइंट एडवेंचर के तौर पे इसको काम ना किया गया, बल्कि तमाम जो डिपार्टमेंट थे जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थी, लाहौर पुलिस थी या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे थे या दीगर पंजाब की जो फोर्सेस थी, पुलिस थी, उन तमाम की तरफ से इंडिविजुअली जो है वो वर्किंग की जाती रही और हर कोई यही कोशिश करता रहा कि हम के सामने अपने जो नंबर बना लें और बताएं कि हमने नंबर सिक्योरिंग केस तो नहीं था इरफान। अब ये भी खबर आपने दी थी कि तमाम अजला की पुलिस को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसा क्या हो गया कि मुल्जिम पकड़ा ही नहीं जा रहा? कभी आप कह रहे हैं कि वो शायद इबादत गाहों में छुपा हो, कभी आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे रश वाली जगह है जहां पर छुप कर बैठ गया है। ये कैसे मुमकिन है? पुलिस की इतनी बड़ी नालायकी कि 21 दिन हो गए और एक शख्स जिसका ID कार्ड आपके पास है, रिश्तेदारों को आपने पकड़ा हुआ है, वो शख्स पकड़ में नहीं आ रहा। इसमें अगर ID कार्ड कहें कि ID कार्ड या उसका एड्रेस पता है तो उससे उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, तो ये नामुमकिन चीज़ है, उसमें कोई GPRS ट्रैकिंग तो नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आपके पास 3 से 4 दफ़ा जो आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ चुकी पुलिस के पास कि फलां जगह के ऊपर आबिद मल्ली जो मरकजी मुल्जिम है वहाँ पे पहुँच रहा है और अगर उसके ऊपर मुनासिब प्लानिंग की जाती तो इसको गिरफ्तार करना कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन बात वही थी कि जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी, मुख्तलिफ टीम जो है वो अपने अपने तय जो है वो कोशिश कर रही होंगी कि मुल्जिम को पकड़ के हम हुकूमत के सामने अपने नंबर जो है वो बना लें कि हमने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर देखिए 25 लाख रुपया इनाम भी रखा गया है। तो इस 25 लाख के लिए और अपने नंबर बनाने के लिए हर टीम जो है वो इंडिविजुअली तौर पर लेकिन इरफान इंडिविजुअली तो
शायद कर रही हों, ऑब्वियसली इंडिविजुअली डिपार्टमेंट जो होंगे वो इंडिविजुअली परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनका हेड तो कोई ना कोई होता है ना, कोई कमेटी का सरबराह होता है जिसको जवाबदेह होते हैं। तो कमेटी के सरबराह ने क्या पूछा नहीं है, या जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी है उनके सरबराह ने पूछा नहीं कि क्या कर रहे हैं? कि सरबराह कोई है भी, क्योंकि सीसीपीओ साहब की जो सरपरस्ती है वो नजर आ रही है। पहले तो ये सवाल बनता है ना, सरबराह है या नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरबराह जो है वो, जब आप इस तरह के सरबराह बनाएंगे, आप ये इन्वेस्टिगेशन जो है के सरबराह है, उनके साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस टीम में है, एसपीसीए इस टीम में है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो आरओ है वो इस टीम में है, और स्पेशल ब्रांच के एसएसपी जो इस टीम का हिस्सा है। इन तमाम इदारों के जो लोग हैं वो इसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन को जवाबदेह हैं। लेकिन जब आपके हालात ये होंगे कि लाहौर पुलिस के तमाम जो अफसरान हैं वो अपनी नौकरियां बचाने के लिए और अपने तबादलों करवाने के लिए एफर्ट कर रहे होंगे, तो फिर वहाँ पे इस आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील की हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तमाम जो अफसरान हैं लाहौर में, जितने भी आपको जो सीनियर अफसरान की लॉट नजर आती है, वो इसी कश्मकश में नजर आती है कि वो अपने तबादले करवाए, क्योंकि वो सीसीपीओ लाहौर के साथ काम नहीं कर रहे, या उनका यही उनको लगता है कि शायद कभी लाहौर जैसे बाकी एहलकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो अपना रवैया ठीक नहीं रखते। तो लेकिन वो रवैया तो अभी भी इरफान कायमो दायम ही उस तरह से हम कहेंगे कि एक और जो अभी आप रिसेंटली जिसका जिक्र कर रहे हैं, मीटिंग के दौरान वो कभी इंस्पेक्टर को गाली दे देते हैं, कभी कुछ इस तरह के कलमात बोल देते हैं। कल बहरहाल इस इशू के ऊपर उन्होंने कहा है कि सारा मुश्तरका इजलास बुला लें, मैं एक ही साथ हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं, बार बार मैं मुख्तलिफ कमेटीज में नहीं जा सकता। मुझे लगता है सीसीपीओ साहब सिर्फ इस चीज में मसरूफ हैं, एज अ हेड ऑफ लाहौर पुलिस वो इस चीज को लीड नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था जो 21 दिन गुजरने के बावजूद वो पूरा नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि लाहौर के पास, अगर इस केस की अगर बात की जाए, सिर्फ हम इसी केस की बात करें, तो इस केस में लाहौर की तरफ से 1 या 2 मीटिंग की गई होंगी, इससे ज्यादा लाहौर ने इस केस के ऊपर एफर्ट नहीं, क्योंकि लाहौर जो जिस टारगेट के ऊपर आए हैं उनका ये टारगेट ही नहीं है कि हमने अगर किसी मजलूम को जो है वो सहारा देना है, या किसी के साथ अगर कोई जो किसी का गुनहगार है तो उसको हमने पकड़ना है। तो लाहौर को मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से टारगेट किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए कभी पुराने केसेस खोले जा रहे होते हैं, और कभी आप देखें कि पुलिस के जो भी उधर से सीएम सेक्रेटेरिएट से या हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से अभी तक उनको जितने भी टास्क दिए गए उसको उन्होंने फिलफौर जो है वो मुकम्मल किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। शायद अभी हुकूमत की तरफ से इसका टारगेट अभी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक इनकी तरफ से सीरियस एफर्ट्स नजर नहीं आई। इरफान, लास्ट एक क्वेश्चन और, ये बताएं कि आपने कहा कि सीसीपीओ के हवाले से भी आपने बता दिया सिचुएशन ऑब्वियसली है, फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर हर टीम अपनी अपनी तरफ काम कर रही है, 21 रोज़ हो चुके हैं, कुछ बताइएगा, उम्मीद बताई जा रही है कि 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे कि एक्सपेक्टेड क्या है, जियो फेंसिंग की जा रही है, क्या तरीकाकार मजीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि होप हो आवाम को कि ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल्द? उसकी ट्रैकिंग भी कर ली गई, वो तमाम चीजें अब कर दी जा चुकी हैं, लेकिन मरकजी मुलजिम जो है वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं है, और उसके लिए आप जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसमें यही है कि पूरे वेट एंड सी के ऊपर जो है वो अमल पैरा है कि अब अगर किसी जगह से अगर इंफॉर्मेशन दी तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रेड की जाएगी, और उसमें जो पहले नाकामियां हुई हैं और जिनकी वजह से मुलजिम जो है वो फरार होने में कामयाब हुआ 3 दफा, अब उनके ऊपर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और उसका जो अफसरान है जो इस तमाम जो लीडिंग टीम का हिस्सा है उनका ये कहना है कि अब पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा, और अपडेट किया जा रहा है कि पुरानी गलतियों को दोहराएं ना दोहराएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन बहरहाल प्लीज इस चीज को, केस को सॉर्ट आउट जरूर करें, वो जिस तरीके से भी करें। 21 दिन गुजर गए और लाहौर पुलिस के लिए ये मुअम्मा ही बन गया है। मुझे लग रहा है आबिद मलिक जो है वो एक छलावा बन गया है जो पुलिस के हाथ में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई कसर उठाई रखी जाएगी, लेकिन अभी तक डिसअपॉइंटमेंट है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि लोगों को तसल्ली हो कि हमारी पुलिस जो है इस पर कुछ कार्रवाइयाँ कर। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, फिर हाजिर
वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, और जब वहाँ पर कोरोना हो तो फिर ऑब्वियसली उसके असरात पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं। फिर जब कोरोना के अलावा वहाँ पर एक और मसला आने वाला है, वो ये मसला है कि रेसिज्म के हवाले से बहुत से वाक़यात नज़र आए, जिसकी वजह से अब बहुत से एहतजाज भी चल रहे हैं। और 25 मई को जब जॉर्ज फ्लॉयड को हलाक किया गया था एक पुलिस एहलकार की जानिब से, उसके बाद जो तहरीक सिमन शुरू हुई, ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन ईयर, चूँकि 2020 में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है अमेरिका के लिए। और ये तहरीक रुकी नहीं, मई से लेकर अब तक मुसलसल मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और वो जो एक हैशटैग सोशल मीडिया पर चला, ब्लैक लाइव्स मैटर, उसमें ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो रेसिज्म और नस्ली इम्तियाज का जो एक मामला है, ये दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है। सो एवरीबडी स्टूड अप फॉर दिस। लेकिन इसके साथ साथ जो सिस्टम की खराबियां हैं, जहां पर कहीं बाइसनेस कहीं अनबाइसनेस नजर आती है, उसके खिलाफ लोग आवाज बुलंद करें। और अफसर आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि चूंकि इलेक्शन ईयर भी है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इलेक्शन ईयर में एक दो ऑलरेडी कोरोना की वजह से मुल्क मुश्किल में है, फिर उसके बाद अगर आपके ऐसे वाकयात हों, जब आपकी नेशन डिवाइड हो और इस तरह से वाकयात बार बार हों, ये नहीं कि एक वाकया हो, तो बहुत से वाकयात हैं। 25 मई के बाद 14 जून को भी हुआ है, फिर उसके अलावा एक और वाकया भी है जिसमें ऐसे शख्स को हलाक किया गया जिसका ताल्लुक ऑब्वियसली स्याह फार्म से था। तो फिर ये चीज़ें, एक तो इमेज जाता है अमेरिका का बहुत बुरा पूरी दुनिया में, फिर उसके अलावा जिस तरह से हैंडलिंग हुई है वो भी क्वेश्चनेबल है, और फिर इलेक्शन ईयर है तो वो भी क्वेश्चनेबल है कि क्या हो सकता है आगे। बिल्कुल, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान भी लग जाता है, जिसका ऑब्वियसली ऑपोजिशन की पार्टी और अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में जो बाइडन जो हैं, जो अब नवंबर में ट्रंप के ऑपोजिट होंगे, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। डीसी से हमें ज्वाइन किया है बिलाल कश्मीरी ने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, टाइम डिफरेंस की वजह से वहाँ इस वक्त रात है और हम सुबह आपको अपने शो में लिए हुए हैं। अच्छा बिलाल, ये जो फुटेजेस हम चला रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली आपने बनाई हैं 24 न्यूज़ के लिए। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था डीसी में, आपने देखा डिफरेंट स्टेट्स में। ये पूरा मामला ऐसा लग रहा था कि मई में इंसिडेंट हुआ या जून में हुआ, एक आधा प्रोटेस्ट हुआ, 2-3 दिन प्रोटेस्ट हुए तो शायद खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। ये नस्ली इम्तियाज भी नहीं रुक रहा, और अब उसके अगेंस्ट जो एक तहरीक शुरू हुई है वो भी रुकने में नहीं आ रही है। आपने ठीक कहा है। मई 25 वाला जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट था, वो ऐसा था कि जो वीडियो पे आया, बट जो पहला इंसिडेंट वीडियो पे आया था वो 92 में आया था, रॉडनी किंग का। अगर आप हिस्ट्री देखें सो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये काफी दफा हो चुका है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे ग्लोबल पेंडेमिक है, इलेक्शन ईयर है, मिस इन्फॉर्मेशन पीक पर है, राइट? तो जब भी कोई सोशल मीडिया पे जाता है तो पीपल, अगर कोई थोड़ा सा गुस्सा होता था 2020 में, वो इतना गुस्सा हो रहे हैं, राइट? इस वजह से ज्यादा लोग जो है, they just want violence, they just want systematic racism, they just want नस्ली इम्तियाज जिसे कहा जाता है, उसको वो चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। So इस वजह से लोग they are coming out on streets with more rage, with more anger, ज्यादा गुस्से से इस वजह से वो आ रहे हैं क्योंकि ये पहली दफा उनको मौका मिला है कि यार हम करें तो क्या करें। मतलब एक जगह हेल्थ का आपका इशू है, दूसरी जगह अनएम्प्लॉयमेंट जो है। तो अमेरिका बहुत जगहों पे दूसरे कंट्रीज को प्रीच करता था कि आपने प्रोटेस्ट को ऐसे हैंडल करना है, आपने कंप्लेंट्स को ऐसे हैंडल करना है, डेमोक्रेसी को इस तरह। लेकिन अभी इस साल सब चीजें मिक्स हो गई हैं बिकॉज इलेक्शन ईयर की वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो भी लोग हैं, उनका एक प्लान था जो थोड़ा सा उनसे क्या कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है वाला प्लान। आपने जिक्र किया इलेक्शन ईयर का, कि इलेक्शन ईयर है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक मसला है अमेरिका में। जब इलेक्शन ईयर आता है तो फिर प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी स्टेक पे होते हैं क्या हो रहा है। कोरोना हुआ, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से अमेरिका में बहुत नुकसान हुआ, अभी भी नुकसान जारी है। फिर ऊपर से ये जो रेसिज्म के वाक़यात हैं, इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक ऐसे लग रहा है, जैसे सिमन ने भी कहा, कि वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको हैंडल कैसे कर रही है गवर्नमेंट, ये थोड़ा बताएं। देखिए, गवर्नमेंट खुद अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही है। उन्होंने जो एक तरह से अपने उनके जो फॉलोअर्स हैं
उनको एक बहुत ख्वाब दिखाए थे और वो ख्वाब जो है अभी वो हकीकत नहीं बन पा रहे। तो गवर्नमेंट का हैंडल करना इसलिए कंफ्यूजिंग है कि जो अब CDC है, जो सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल जो होता है, उनके आपस में भी अक्सर इख्तलाफात आते रहते हैं। जो इनका लीड बंदा था डॉक्टर फाउची, वो अगर आप उनके बयानात देखें और प्रेसिडेंट के देखें तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि वो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब अवाम को भी नजर आने लग गया है। और देखें कि 9/11 में 3000 आई थिंक अमेरिकन जो है उनका वो वफात हुई थी। उसकी बेसिस पे पूरे अमेरिका ने हमेशा प्रॉमिस किया था कि नेवर फॉरगेट। अभी 200,000 लोग जो है उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन ना प्रेसिडेंट ना दूसरे जो अपोजिंग पार्टी है वो लोग हील जो करना होता है, एक कौम को, कम्युनिटी को जोड़ना होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो इस वजह से उनके वोटर्स अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, ये क्लियर डिवीजन है जी बिलाल, ये क्लियर डिवीजन है वोटर्स के अंदर भी। अब ये बताइएगा कि अब जो नवंबर में इंतखाबात होने हैं, लेकिन चूंकि इस दफा सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है। 2016 में जब इलेक्शंस हुए थे तो मिक्स था, आप जाकर भी वोट कर सकते थे, ऑनलाइन भी अपना वोट भिजवा सकते थे। इस दफा कोविड की वजह से थोड़ा डिफरेंट हो गया कि आपको ऑनलाइन भिजवाना है, जिस पर कुछ डिफरेंसेस पार्टीज के दरमियान भी आ रहे हैं। इसका फायदा किसको होगा, कौन सी पार्टी को होगा, एंड व्हाट डू यू फोरसी? क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा आपको लगता है कि सदर बन जाएंगे अमेरिका के विद ऑल द करंट सिनेरियो? देखिए, मैं पॉलिटिकल उसमें तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो इस प्रोटेस्ट में मैं एज अ फोटोग्राफर जाता हूँ और मैं अपने आर्ट के लिए ये तस्वीरें वीडियोस बनाई थी। तो उस चीज़ का मैं आपको जवाब नहीं दे सकता कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, वो तो मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में। बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये वाहिद साल है जहाँ पे पहली दफा बात हुई है इलेक्शन को डिले करने की। सही है, 1845 में डिसाइड हुआ था कि पहला ट्यूसडे जो होता है ना नवंबर का, जो पहले मंडे के बाद आता है, उस पे इलेक्शन होगा। तो ये 1845 से हमेशा ये होता रहा है। प्रेसिडेंट ने जो एक ट्वीट की थी कि भाई अगर देखें 2016 में 130 मिलियन अमेरिकन जो होते हैं उन्होंने वो किया था, वोट किया था। अब ये हो रहा है कि एक एब्सेंटी वोट होता था कि भाई आप इधर नहीं, आपने अपना वोट भिजवा दिया। इस साल बात ये हो रही है यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग की, कि सब लोग इस तरह कर दें। ठीक है, तो उस पे एक बाईपार्टीशन क्रिटिसिज्म आया था प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट पे, जब उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन बहुत रिग्ड होगा, फोर्स्ड होगा और मेल इन वोटिंग जो है उस पे चांस मिल सकता है किसी को भी कि वो इसके इलेक्शंस को रिग कर दे। तो बात अभी इस पे आई हुई है कि मोस्ट पीपल जो डेमोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग बेसिकली अभी इलेक्शन के लिए 2 महीने रह गए और अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि आइंदा आने वाले महीनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट मींस देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जहां पर हमने स्याफाम के मसाइल की बात की और हमने जिक्र किया कि भी प्रोटेस्ट जारी हैं और ऑब्वियसली उसको हैंडल नहीं सही तरह कर पा रहे। बिलाल, आप चूँकि साउथ एशियन कम्युनिटी से हैं, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आप बताएं कि आप इस सिचुएशन में जब ब्लैक लाइफ मैटर की बात हो रही है और जो दूसरे अमेरिकन हैं जो वहाँ पर लोकल हैं या फिर सफ़ेद फार्म लोग हैं, उनका रवैया स्याह फार्म और स्याह फार्म के साथ उनका दरमियान में साउथ एशियन कहाँ पे खड़े हैं, ये क्या देख रहे हैं? साउथ एशियन साइडलाइंस पे है थोड़ा सा। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया, बिकॉज अगर हम लोग बात करना चाहें स्याह फार्म की, तो मेरा नाम इवन अगर आप देख लें बिलाल, वो कहाँ से आता है हिस्ट्री में? उसी हजरत बिलाल रजी तआला अन्हु से आता है ना, कि मतलब ही वाज द फर्स्ट फ्रीड ब्लैक स्लेव। वो पहले थे जिनको मतलब हम अगर साउथ एशियन चाहें तो वी हैव अ रियली गुड वे टू प्रेजेंट कि यार हम लोगों को ये चीज़ पता है। लेकिन यहाँ पर आई हैव नोटिस पर्सनली कि थोड़ा सा न्यूट्रल, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड कि हाँ जी ब्लैक लाइव्स मैटर, वो अंडरस्टैंड कि क्या मतलब क्या है इस हैशटैग का। बट काफी जगहों पे इस चीज को भी डिवाइसिव बन गया है ये हैशटैग। अगर इसकी अपोजिट है ऑल लाइव्स मैटर, इसके अपोजिट एक और है ब्लू लाइव्स मैटर, जो पुलिस के जो सपोर्टर्स हैं या जो मिलिट्री वाले हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा, मैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाइक आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम, सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि पोस्ट 9/11 के बाद ना मुस्लिम्स और ये जो फिर मुस्लिम्स को कंफ्यूज करके सिख और हिंदू, इन लोग के खिलाफ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुई थी अमेरिकन की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, कि एट दिस पॉइंट दे आर काइंड ऑफ न्यूट्रल, दे अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम और वो सपोर्ट उनकी तरफ है। बट हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन दीज टू
मैं आप समझ मैं क्या बिल्कुल कहना ऑब्जर्व कर रहे हैं और ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। आपका हर पॉइंट एयरपोर्ट पे बिल्कुल रुकने आ का गया। सब कुछ, तो वी कैन यूज दैट टू हील द कम्युनिटी एंड एक्चुअली बी अ ब्रिज ऑफ पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी इफ वी वर टू डू दैट। दैट्स अच्छा माय फिलहाल पर्सनल ओपिनियन। ये तो पॉलिटिकल साइड की बात हो गई। जाते जाते एक वेरी क्विक क्वेश्चन, पाकिस्तान अमेरिका जो है वो दुनिया भर में अभी इस वक्त टॉप पर है कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। ऑलमोस्ट 200,000 अमवात हो चुकी हैं सो फार जब से कोविड-19 अमेरिका को हिट किया है। आप अपने इर्द गिर्द सिनेरियो क्या देख रहे हैं? लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? पब्लिक प्लेसेस पर मास्क का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं और किस शहर में हैं, और इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर इन। अगर आप जाएंगे कुछ इस तरह अर्बन सिटीज में जहाँ पे ज्यादा ऑफिसेज हैं, जैसे वाशिंगटन DC में, तो यहाँ पे SOPs बहुत फॉलो किए जाते हैं। आप थोड़ा यहाँ से 2 घंटे दूर कंट्री साइड पे चले जाएं जहाँ पे इतना नहीं फॉलो करे। कैलिफोर्निया में मैं गया था, वहाँ पे ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे थे बिकॉज दे वर जस्ट सिक ऑफ के ये वो। सो इट्स वेरी पोलराइजिंग सिचुएशन राइट नाउ। इसको भी पॉलिटिकल कर दिया गया है ना, कि मतलब जो गाइडलाइंस थी वो भी इलेक्शन ईयर में यूज की गई हैं, और ये हर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को खुद ही हुआ है। तो मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारा ट्रॉमा देख रहा हूँ और बहुत सारे ट्रॉमा देख रहे हैं, कंफ्यूजन देख रहे हैं, और गुस्सा इलेक्शन ईयर में कंफ्यूजन तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा बहुत ज्यादा कोई मिसाली किस्म की कंफ्यूजन वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ कल्चर इन अमेरिका, स्पेशली जब वहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। बहरहाल बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज एक्सक्लूसिव फुटेजेस, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक जब हम हैं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की अबूजर, तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ एग्रेशन, रेज और गुस्सा सिर्फ हमारे यहाँ पर है, लेकिन कहीं पर भी आई थिंक अगर आपने अपने दुनिया में कहीं पर भी जब होता है तो प्रोटेस्ट आई थिंक इसी तरह के होते हैं। आपको फ्रांस का याद होगा कि जब वहाँ पर येलो वेस्ट एहतजाज हुआ तो क्या क्या वहाँ पर नहीं किया गया एहतजाज के दौरान। तो ये एहतजाज जब होते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते वो किस मुल्क से हैं, कौन सी नस्ल है, फिर वो एहतजाज करती है तो भरपूर करती है। बिल्कुल, तो अमेरिका में भी इस वक्त सिचुएशन है, कन्फ्यूजन का शिकार है अवाम भी, और साथ साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला इस वक्त दौरा पाकिस्तान पे हैं और अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग्स हफ्ते के 4 दिन खोलने का अहम फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, और पाक अफगान सरहदी रास्तों से पैदल क्रॉसिंग करने वालों को भी ये सहूलत दी जाएगी। साथ ही साथ डे भी डिसाइड हो गया। इट्स लाइक कि ब्रीफली इस चीज़ को देखा गया है कि मंगल, बुध, जुमेरात और हफ्ते को जो है पैदल सरहद क्रॉस करने वालों को इजाज़त होगी। और फिर इस दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ जो इक़्तिसादी ताउन है उसके फ़रोग़ के ऊपर भी बात की गई, और खित्ते में जो तामीर और तरक्की है, उन्होंने कहा कि क़याम अमन जो अफगानिस्तान में होने जा रहा है उसके बगैर ये नागुज़ीर। बिल्कुल, अब्दुल्ला की आज अहम मुलाकातें हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वो मुलाकात करेंगे, सदर मुमलिकत से भी वो मुलाकात करेंगे, और अस्करी हुकाम से भी उन्होंने अहम मुलाकातें करनी है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते आपको ये भी बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान कल महमद गए और वहाँ पर बाजोड़ और महमद में उन्होंने ख़िताब किया, और ये सेहत कार्ड के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा एक तो कि इस एरिया के लिए जो फाटा एरिया है उसके लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, और आइंदा भी आने वाले दिनों में बहुत से फ़ंड जो हैं वो इसी इलाके के लिए रखे जाएंगे। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने इस मौका पर जो है वो तिजारत की वजह से कहा कि कबायली इलाकों में ये तरक्की होगी, और पाकिस्तान जो बना है, जब से बना है, कबायली इलाके में खुशहाली नहीं आई, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत ख़ास तौर पर काम करेगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिंध और कराची का जिक्र भी किया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कल अपने खिताब में ये कहा कि अंदरून सिंध से वोट लेकर आने वाले कराची के लिए कुछ नहीं करते, और कराची की हालत ज़ार के ऊपर भी वहाँ पर बात की। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम फंड जो हैं लाहौर के लगा दिए जाते, तमाम पंजाब के फंड लाहौर में लगा दिए गए, लेकिन जो लोगों ने सिंध से वोट लिए उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो कराची के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। तो ये तमाम बातें की हैं। कुछ सियासी बातें भी ऑब्वियसली जब ऐसे मामला में हो जाती हैं, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जब पहुँचे थे तो फिर उन्होंने पंजाब और सिंध की बात भी की। लेकिन फाटा के हवाले से एक अच्छी बात है कि फाटा पर अब पैसे भी लग रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए सोचा भी। और वज़ीर आज़म का वहाँ जाना वहाँ के लोगों की एतमाद की बहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, और हम जो है वो ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से मज़ीद कहेंगे हमारे
हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इंफॉर्मेशन से भरपूर एक सेगमेंट हम ज़रूर करें, स्पेशली वो हेल्थ से रिलेटेड अगर हो। और आज दुनिया भर में हार्ट डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हार्ट डिजीज़ को डिस्कस किया जाए, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए और लोग जो मिसकंसेप्शंस या मिथ्स रखते हैं रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़ उसको क्लियर किया। बिल्कुल, तो इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल ज़िक्रिया खान साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो कि एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव PIC और अभी हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में इस वक्त ये सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हार्ट डे आज मनाया जा रहा है तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अवेयरनेस, फिर इसके जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ये क्यों होता है, कॉमन क्यों होता जा रहा है ज़्यादा, क्या वजूहत हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या इस वक्त, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इससे अवेयर ही नहीं है। नंबर 1 देखिए साहब, लेट्स डिफाइन फर्स्ट कि वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है बिकॉज हर साल एक दिन लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में आगाही देना और उनकी प्रिवेंशन के लिए जो वेरियस चीज़ें डॉक्टर साहब बताते हैं उन पर रीइंफोर्स करना कि मरीज़ और जो हेल्दी लोग हैं उन पर अमल करें ताकि दिल की शिकायत उनको ना हो। तो ये वर्ल्ड हार्ट डे में इस दफ़ा बेसिकली एम्फसिस ही रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल्स जिनको दिल की शिकायत का आर्जा होने का रिस्क है वो अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमें सबको पता है कि सिगरेट नोशी, खून में चिकनाई की ज़्यादती, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, मोटापा, खुराक की बदपरहेज़ी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को सबको पता है, मगर द डिफ़िकल्टी इज़ इन पे अमल करने की बहुत फुकदान है। और ये इस दिन जो है रीइंफोर्स करने के लिए है कि आपको अगर सिगरेट नोशी है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो शीशा है, नस्वार है, उससे परहेज़ करें। इससे दिल की शरीयानों में तंगियाँ वाक़ई होती हैं और इससे आपके फेफड़े भी ख़राब होते हैं। ज़ियाबतीस हर तीसरे बंदे को इस मुल्क में हो गई है। अब ज़ियाबतीस से शरीयानों में चिकनाई बड़ी जल्दी जमती है और हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत केयरफुली अपने आप को मॉनिटर करना है। अगर शुगर की शिकायत नहीं है, अगर हो चुकी है तो बेहद अच्छा कंट्रोल करना है ताकि आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दिल की बीमारी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ज़ियाबतीस की। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे अपनी ज़ुबान में साइलेंट किलर कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है। इसलिए जिन लोगों को सर दुखता है, जिन लोगों को चलते हुए सांस फूलता है, फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है, उनको अपनी सर्वेलेंस कम से कम 6 माह में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक और खून के टेस्ट कराने चाहिए। ये रेगुलर मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, साथ में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल। ऐसे बहुत से लोगों को हार्ट डिजीज़ का नहीं पता होता, वो कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली हार्ट से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सीने में जलन हो रही है तो लोग कहते हैं सिम्टम्स को मिसरीड कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हार्ट अटैक हुआ और वो इतना तेज और इतना अटैकिंग वाला था कि आपकी जान चली गई। ये बहुत कॉमन टर्म है कि हार्ट अटैक हुआ विद इन 20 मिनट्स ही वाज गॉन। इसमें सबसे ज़रूरी बात है एक तो आइडेंटिफाई हम करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं। चलते हुए सीने में बोझ, घुटन, ये कॉमनेस्ट सिम्टम है। पर कई लोगों को चलते हुए सीने में जलन होती है, मैदे के ऊपर के हिस्से पे जलन होती है या दर्द होता है, कंधों के दरमियान बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स उनको चलते हुए दर्द, बोझ होता है। कई लोगों को सिर्फ बाजू में दर्द होता है, कई लोगों को यहाँ गले में घुटन सी हो जाती है, वो खड़े हो जाते हैं तो वो हट जाती है। सबको ये एक चीज होना जरूरी नहीं। हम जो कॉमनली सिम्टम्स बताते हैं वो तो 90% लोगों में, 10% लोगों में एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं दिल की बीमारी की वजह से। इसलिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिल की शिकायत मैस्करेड करती है बहुत सारी बीमारियों को और हमें चाहिए कि हम ज़रा अवेयर रहें। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकर है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, अगर उनको इस तरह के वेग सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर को जल्दी रिपोर्ट करें ताकि उसका मदावा हो सके। और लाइफस्टाइल हम पे बहुत ज़रूरी, देखें यंगर एंड यंगर लोगों को दिल की शिकायत हो रही है, उसमें वजह ये है कि वी हैव गिवन अप एक्सरसाइज, वी हैव फास्ट फूड्स, बैठे हुए खाना और ऑनलाइन काम जो है उससे लोग अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स हैं उन लोगों में तो दिल की शिकायत इन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। और जिन लोगों में दिल की शिकायत है
उन लोगों में सिम्टम्स दोबारा शुरू हो जाते हैं। स्पेशली कोरोना में फिजिकल इनएक्टिविटी थी, हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते थे जिनकी दिल की शिकायत दवाइयों के बावजूद बढ़ गई क्योंकि लोगों का खाना पीना ज़्यादा हो गया, एक्टिविटी ऐसे होता है कि इलाज करवाया और तो फिर बेहतियाती भी शुरू कर दी गई, अब तो मेरा हो गया जी इलाज, अब तो स्टंट डाल गए हैं, गोलियां खा ली। हाँ, क्योर कुछ नहीं होता सर, ये इवन अगर आपने बाईपास सर्जरी कराई हो, स्टंट डलवाया हो, एहतियात पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। चिकनाई की भी, शुगर की भी, ब्लड प्रेशर की भी, स्मोकिंग बिल्कुल बंद और एक्सरसाइज रेगुलर, वजन का कंट्रोल, और सबसे ज़रूरी बात है एटीट्यूड का चेंज। यंग लाइफ में इसलिए आ रहा है, यंग एज जी बिल्कुल। अब देखिए लोग, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एक्टिविटी ख़त्म हो गई, फास्ट फूड का रिवाज हो गया, एंड सबसे ज़्यादा हम लोग जो वी थिंक एज इफ हम इम्यून है, दूसरों को चाहे शिकायत हो जाए हमें तो नहीं हो सकती, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। डिनायल मोड से निकलना होगा। डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि इट्स नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लिख दी और चले जी उसको फॉलो कर ले, इट्स अ लाइफस्टाइल जो आपको अडॉप्ट करना है। ये मॉनिटरिंग कितने अरसे के बाद होती रहनी चाहिए? अब सब सुन रहे हैं, सबको पता है हमारे घर में 1-2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग से आपकी क्या मुराद है? थोड़ा सा वो एलैबोरेट कर दीजिएगा कि अस्पताल जाके पूरे अपने टेस्ट करा लें। देखें, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बयान किए, उन लोगों को 6 माह बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, अपने खून में फाके वाली शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, दैट इज़ चिकनाई के लेवल्स चेक करने, अपने वज़न पर नज़र रखना, और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि अगर उन लोगों में कोई थोड़ा बहुत सिम्टम डेवलप हो रहा है इन द इंटरवीनिंग 6 मंथ्स के दरमियान, तो वो जल्दी रिपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग फैमिली हिस्ट्री बदल नहीं सकते। फैमिली हिस्ट्री स्टिल देयर जो आपको एवरी 6 मंथ्स फॉलो करना है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। मतलब कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम इजी समझ के इग्नोर कर देते हैं या उनको फोकस नहीं करते, बट खुदारा अपनी हेल्थ को सीरियस लें। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर बिलाल ज़करिया ने जो बातें की हैं वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल लोग मेंटेन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खुराक के हवाले से बहुत सी बातें हमने की हैं, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और सिम्टम्स के हवाले से भी आप नज़र रखेंगे। अगर थोड़ा सा मसला भी आपको नजर आए तो डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक्सरसाइज डज नॉट मीन दैट यू हैव टू गो टू जिम एवरी डे, इट मींस कि आप 30 मिनट्स की वॉक भी कर लेंगे सुबह में, शाम में, व्हेनेवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, दैट काउंट्स एज फिजिकल एक्टिविटी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।